Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत ज्वालामुखी के बारे में, यानी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें ज्वालामुखी के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यहाँ से क्या है ज्वालामुखी जो आपका है जब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, अभी पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल होते हैं, जिसमें से एक आपकी क्या है बहिर्जात बल होता है और दूसरा आपका कौन सा है अंतर्जात बल। तो बहिर्जात बल में मैंने जैसे जिक्र किया था अपर्दन और अपक्षय के बारे में, और इसी तरह से अंतर्जात बल के बारे में मैंने जिक्र किया था। अभी अंतर्जात बल में क्या होते हैं, भूकंप होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है आपका ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी किस बल के अंतर्गत आता है, पृथ्वी के अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो ज्वालामुखी के बारे में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भी परिभाषा क्या है, यानी सबसे पहले हमारा ध्यान यही होता है भी परिभाषा क्या होती है या अर्थ क्या होता है। ज्वालामुखी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्केनो बोलते हो। क्या बोलते हो, वॉल्केनो का जैसे जिक्र करें, ध्यान होना चाहिए वॉल्केनो का। इंग्लिश में अंग्रेजी में क्या बोलोगे आप, वॉल्केनो। परिभाषा का जब हम जिक्र करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी भूपटल का जैसे जिक्र करिए, भूपटल पर प्राकृतिक छिद्र या दरार का जैसे जिक्र करें, प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है। यानी भूपटल का जैसे जिक्र करें, पृथ्वी के ऊपर भूपटल का जैसे जिक्र करते हैं, उसके ऊपर प्राकृतिक छिद्र, नेचुरल नहीं, मतलब प्राकृतिक करेंगे हम, क्या है नेचुरल जो छिद्र है, प्राकृतिक जो छिद्र है या दरार है, जिनमें से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। यानी पृथ्वी के अंदर का जो गर्म पदार्थ है वो लावा के रूप में बाहर निकलता है, यानी लावा के रूप में, जल वाष्प के रूप में, गैसों के रूप में, ये क्या है बाहर निकलता है गैसों के रूप में। और सबसे ज्यादा जो ये मैग्मा किस रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में भी। किसके रूप में, जल वाष्प। तो ध्यान होना चाहिए भूपटल के ऊपर प्राकृतिक छिद्र या दरार जिसमें से मैग्मा बाहर निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। और इनमें से जो निकलते हैं उसमें से जलवाष्प का जैसे जिक्र करोगे, लावा बोलेंगे, बाहर निकलने के बाद लावा, और गैस क्या निकलती हैं, गैसें निकलती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो निकलती है वो क्या निकलती है आपकी, जलवाष्प। ये भी ध्यान होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो सबसे ज्यादा उसमें से क्या निकलते हैं, तो जलवाष्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं, जलवाष्प, भाप निकलती है। ये चीजें भी आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे परिभाषा के बारे में। एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये वोल्केनो रोमन देवता है। क्या है आपके, रोमन देवता, यानी रोमन जो देवता अग्नि के देवता है। किसके देवता है ये रोमन देवता, अग्नि के। तो अग्नि के जो देवता है, अग्नि के देवता वोल्केनो, उसी के नाम पर इसका नाम वोल्केनो पड़ा है, यानी ज्वालामुखी। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। रोमन देवता है वोल्केनो, जिसको अग्नि का देवता कहा जाता है, उसी के नाम पर ही आपका ये ज्वालामुखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये परिभाषा देखने के बाद में हमें ध्यान ये होना चाहिए कि कारण क्या है ज्वालामुखी आने के भी, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता है, जैसे हम भूकंप का पिछली वीडियो में जिक्र किया था, किन कारणों से आते हैं। तो इसी तरीके से हम जिक्र करें जो आपके ज्वालामुखी उद्गार होता है किन कारणों से होते हैं। कारण का जब हम जिक्र करते हैं, आपको ध्यान हो, कारण का जैसे जिक्र करते हैं तो अत्यधिक तिरो, नंबर 1 क्या लिखोगे आप, अत्यधिक तिरो भूकंप के कारण भी। क्या है, अत्यधिक तिरो भूकंप के कारण भी क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा जबरदस्त क्या है भूकंप आए, भूकंप आने के कारण भी क्या हो सकता है आपका ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है। दूसरा जैसे जिक्र करें तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक
घटना का जैसे जिक्र करते हैं, प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है, खासकर प्लेट विवर्तनिक ने जो सिद्धांत दिए हैं, जो घटना है, प्लेटें जो बताई है, भी प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से दूर जाती है, यानी जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे से दूर जाती है, अपसारी जिसको बोलते हो आप, तो उसके कारण जब प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती है तब क्या होता है आपका, जैसे प्लेट जो एक दूसरे से दूर खिसक रही है, तो दूर खिसकने के कारण भी क्या होते हैं आपके ज्वालामुखी उद्गार होता है, यहाँ से जैसे क्या निकलते हैं आपकी ज्वालामुखी, ये चीजें, यानी प्लेट विवर्तनिक घटना के कारण भी क्या होता है आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं भूगर्भ का अत्यधिक गर्म होना भी, भू जो गर्भ है, भूगर्भ का अत्यधिक गर्म होना, यानी भूगर्भिक ताप के कारण भी क्या होता है ये, यानी धरती के अंदर का बहुत ज्यादा तापमान का बढ़ना भी क्या है कारण क्या होता है आपका ज्वालामुखी का है। इसके अलावा जो भूपटल जो आपका होता है, यानी मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया था भूपटल, यानी 4 नंबर क्या लिखोगे, भूपटल का कमजोर होना भी, का कमजोर होना, यानी ज्वालामुखी उद्गार वहीं पर होते हैं जहां पर क्या है भूपटल बहुत कमजोर होता है और पृथ्वी के नीचे का जो लावा है 6000 डिग्री टेम्परेचर है पृथ्वी के नीचे, जैसे हम जिक्र करते हैं, तो पृथ्वी के नीचे बहुत गर्म जो लावा है जिसको मैग्मा बोलते हैं अंदर, वो बाहर निकलता है और क्या होता है ज्वालामुखी उद्गार। तो किसके कारण, अत्यधिक तीव्र भूकंप के कारण, प्लेट विवर्तनिक घटना का जैसे हम जिक्र करते हैं, और भूगर्भ का अत्यधिक गर्म होना और भूपटल का कमजोर होना ज्वालामुखी उद्गार होने के कारण है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र थोड़ा सा हम इस चीज के बारे में जिक्र करें, आपको सबसे पहले ध्यान होना चाहिए जैसे क्या है ज्वालामुखी के बारे में, जैसे आप पढ़ते हो ये पृथ्वी है, क्या है पृथ्वी, पृथ्वी, इसके बाद में यहीं से क्या है प्लेटों को चीर कर क्या निकलता आपका ज्वालामुखी निकलता, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है यहाँ पर आपका मैग्मा है, क्या है आपका मैग्मा है, तरल अवस्था में कैसा है, तरल अवस्था में। अब तरल अवस्था में जब है तो इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी है, कंकड़ भी है, अलग अलग चने की तरह के हैं, अखरोट की तरह के अलग अलग क्या है कंकड़ पत्थर है, ये ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर निकलते हैं और यहाँ पर फैल जाते हैं भी, क्या है यहाँ पर है फैल जाती है। यहाँ पर फैलने पर ये क्या होता है लावा होता है भी, क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। पृथ्वी के अंदर जो गर्म पदार्थ है, अंदर जो पड़ा है गर्म पदार्थ, इसको क्या कहोगे आप मैग्मा कहोगे। और ज्वालामुखी उद्गार के बाद यानी पृथ्वी के ऊपर धरातल के ऊपर जो आपका आ जाता है, धरातल पर हम जिक्र करें तो धरातल पर आने के बाद इसको किस नाम से जानते हैं हम, लावा के रूप में। और लावा के रूप में जलवाष्प का जैसे मैंने जिक्र किया था, गैसों के रूप में, छोटे बड़े पत्थर के टुकड़ों के रूप में ये क्या है जो गर्म पदार्थ है मैग्मा है, ये बाहर आता है। और इस नली को क्या कहा जाता है, निकास नली कहा जाता है भी, क्या कहा जाता है निकास नली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भी, निकास नली किसे कहा जाता है, तो जिस छिद्र के द्वारा या जिस दरार के द्वारा जो आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, निकास नली के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो ये आकृति बनती है, यानी जो आकृति बनती इसको कहते हैं हम शंकु भी, किस नाम से जानोगे आप, शंकु। याद रखना है आपको, लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, निकास नली क्या होती है और शंकु क्या होता है। और बाद में जैसे ये ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद में कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है और यहाँ पर एक झील बनती है जिसको क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्रेटर झील। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी शंकु आकृति बनती है, शंकु आकृति के बाद में हम जिक्र करें शांत हो जाता है कुछ समय बाद ज्वालामुखी, तो यहाँ पर पानी भर जाता है, एक झील का निर्माण होता है जिसे किस नाम से जानते हैं, क्रेटर झील। जैसे हम जिक्र करें राजस्थान की, आप जिक्र करोगे पुष्कर झील, राजस्थान की पुष्कर झील का आप जिक्र करोगे, या फिर आप जैसे जिक्र करोगे महाराष्ट्र की, यानी एमएच महाराष्ट्र की लोनार झील भी। लोनार झील को एक उल्का झील के रूप में भी जाना जाता है, जबकि एक भूगर्भिक इतिहासकारों का जब हम जिक्र करते हैं, भूगोलवेताओं का जब हम जिक्र करते हैं, तो वो क्या कहते हैं भी ये एक काल्डेरा झील है, सॉरी जो आपकी क्रेटर झील है, क्या है क्रेटर झील। क्रेटर झील का जैसे जिक्र करें, अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये बहुत बड़ा अगर आपका जलाशय बन जाए, यानी बहुत बड़ा आपका जलाशय बन जाए, तो इसको आप बोलोगे काल्डेरा भी।
याद होना चाहिए काल्डेरा क्या होती हैं और क्रेटर झील क्या होती है। छोटी अगर जलाशय बने तो हम झील बोलेंगे, जिसको क्रेटर झील करेंगे, और बहुत बड़ा जलाशय अगर आपका बन जाए तो क्या कहोगे उसको, काल्डेरा। जैसे आप पढ़ोगे अफ्रीका की विक्टोरिया झील में, अफ्रीका की विक्टोरिया झील में, ये चीज भी आपको क्लियर करना है। यानी अफ्रीका जहां से कौन सी नदी निकलती है, आपकी नील नदी निकलती है। यानी अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है, अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील वो काल्डेरा का एक उदाहरण है, जहां से कौन सी नदी निकलती है, आपकी नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ये सभी के सभी आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्या होता है शंकु, क्या होता है काल्डेरा, क्या होती है, और हम जिक्र करें जो आपका क्रेटर क्या होती है, निकास नली क्या होती है, मैग्मा क्या होता है, और लावा क्या होता है। ये सभी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम जैसे जिक्र करते हैं ज्वालामुखी जो उद्गार होते हैं, यानी ज्वालामुखी का उद्गार का हम जिक्र करते हैं तो दो तरह के होते हैं। जिक्र करोगे आप ज्वालामुखी उद्गार का, जैसे हम जिक्र करते हैं, यानी ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। ज्वालामुखी क्रियाएं दो प्रकार से संपन्न होती है, दो प्रकार से संपन्न होती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी, संपन्न होती है। जैसे जिक्र करें, एक तो क्या होती है आपकी, जिक्र करोगे, एक आपकी होती है आंतरिक भी, क्या जिक्र करोगे, आंतरिक, ठीक है, यानी धरातल के अंदर, यानी क्या लिखोगे, धरातल के अंदर जैसे जिक्र करोगे, ठीक है। और दूसरी क्या होती है, धरातल के बाहर भी, धरातल के ऊपर लिखोगे भी, क्या लिखोगे, धरातल के ऊपर। यानी एक तो आंतरिक होती है, धरातल के अंदर होती है, और दूसरा जो हम जिक्र करते हैं वो धरातल के ऊपर हम जिक्र करेंगे। अब जैसे जिक्र करोगे आप, यानी यहां से पृथ्वी के अंदर से क्या है, मैग्मा जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मैग्मा। तो कई बार क्या होता है, ये मैग्मा बाहर निकलने की, अगर यहां बाहर निकले, जैसे मैंने पहले आपको शंकु, काल्डेरा, क्रेटर का बारे में बताई, तो बाहर निकलने के ऊपर, यानी धरातल का जब हम जिक्र करते हैं, धरातल पर जब आ जाए तो ये आपके धरातल के ऊपर का, यानी ज्वालामुखी क्रियाएं दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो क्या है, फूटकर बाहर आ जाता है, और एक क्या होता है, आंतरिक, यानी धरातल के अंदर ही अलग तरह की आकृतियां बनाते हैं। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे धरातल के अंदर ही आकृतियां बनाती है, मैग्मा यहां से निकला और मैग्मा बाहर निकलने की बजाय यहीं पर क्या है आपका जम गया, तो इसको किस नाम से जानोगे आप, बेथोलिथ के नाम से, बेथोलिथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी मैग्मा बाहर निकलने के बजाय अंदर ही जम जाता है, और खास करके वहीं पर पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर यहीं जम गया, तो इस आकृति को किस नाम से जानोगे आप, बेथोलिथ के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, यहां से कुछ निकला या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा चलने के बाद में, तो इसको आप क्या बोलोगे, फेकोलिथ भी, क्या कहोगे, फेकोलिथ, ठीक है भी। यानी यहां से बाहर निकलने की बजाय अंदर ही, पृथ्वी के अंदर ही टेढ़ा मेढ़ा जम जाए तो उसको किस नाम से कहोगे आप, फेकोलिथ के नाम से। वेरी वेरी। इसके बाद में जैसे कई बार हम देखते हैं डाइक भी पूछा जाता है, भी डाइक क्या होता है, डाइक का जैसे जिक्र करते हैं सील। अब कई बार ऐसे मैग्मा निकला, यहां से ऐसे चला, फिर जैसे ऐसे, तो ये जो आपकी जमा होती है पृथ्वी के अंदर धरातल में, तो ये जो क्या होती है आपकी, डाइक होती है भी, क्या कहोगे, डाइक। और ये जो पट्टी चल रही है आपकी, जैसे ये पट्टी, इन पट्टियों को आप कहोगे सील भी, ठीक है भी। यानी सील, बेथोलिथ, फेकोलिथ और डाइक के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, कई बार यहाँ मैग्मा निकल के और यही अंदर ही एक शंकु सा बना देते हैं, इसको लेकोलिथ कहा जाता है, लेकोलिथ, ठीक है भी। ये चीज भी, यानी मैग्मा थोड़ा सा ऊपर चला, ऊपर चलने के बाद पृथ्वी के अंदर ही एक शंकु सा बना देते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लेकोलिथ के नाम से। और कई बार क्या है, ये बाहर आ जाता है, बाहर आने के बाद में यहाँ एक पठार रूपी बना देते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, लावा पठार के रूप में भी, ठीक है भी। यानी आपको बेथोलिथ के बारे में, फेकोलिथ के बारे में, लेकोलिथ के बारे में, सील के बारे में और डाइक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है भाई। और लावा पठार के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए भी लावा पठार क्या होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आंतरिक क्रियाएं हैं, ये क्या है, धरातल के अंदर की क्रियाएं हैं, और धरातल के बाहर आ जाए तो हमने जैसे जिक्र किया ही था कालडेरा और क्रेटर झील का, ये चीजें भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है भी ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, यानी ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, जिसके अंतर्गत हम तीनों प्रकार के ज्वालामुखी भी जिक्र करेंगे, और उनके अंतर्गत आने वाले जो ज्वालामुखी है उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ज्वालामुखी है आपका कौन सा है, ध्यान हो, ज्वालामुखी के प्रकार कितने हैं, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं तो कौन सा है, जागृत ज्वालामुखी भी, कौन सा मुख्य है, जागृत है या सक्रिय ज्वालामुखी भी, सक्रिय ज्वालामुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो आपका कौन सा है, जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा जो हम जिक्र करते हैं तो कौन सा है आपका, सुप्त ज्वालामुखी भी। क्या जिक्र करते हो, सुप्त ज्वालामुखी भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरा जो आप जिक्र करते हो वो मृत ज्वालामुखी भी, इसको सुसुप्त भी कहते हैं, सुप्त भी कहते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी के रूप में। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जिसे सुप्त या सुसुप्त के नाम से भी इसको जाना जाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मृत ज्वालामुखी भी होता है, जिसको डेड ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, ये चीजें आपको क्लियर होना। इसके अलावा जैसे हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए 3 ज्वालामुखी है, जागृत सक्रिय ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है और मृत ज्वालामुखी का जैसे जिक्र करते हैं। पहला जो आपका है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब क्या है, जिससे हमेशा लावा निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है। यानी हमेशा क्या है, जिससे उद्गार होता रहता है, हमेशा क्या है, उद्गार होता रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, सक्रिय, यानी एक्टिव वोल्केनो के नाम से उसको जाना जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसको जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें से हमेशा क्या आग निकलती रहती है, लावा वगैरह निकलता रहता है, जैसे इटली का एटना, इटली का एटना। ठीक है भी। और जिक्र करें इटली के पास ही स्ट्राम्बोली का आप जिक्र करोगे भी, स्ट्राम्बोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी इटली का एटना जो है, स्ट्राम्बोली का जैसे जिक्र करिए कोटोपेक्सी, क्या लिखोगे, कोटोपेक्सी का जैसे आप जिक्र करोगे, कोटोपेक्सी। और भारत में हम जिक्र करें तो कौन सा है, बेरन ज्वालामुखी भी। ठीक है, ठीक है, ज्वालामुखी। इसके अलावा किलाऊ का जिक्र करोगे आप, किलाऊ क्या है आपका, किलाऊ। और मोना लोआ भी क्या है आपका, मोना लोआ। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और एक है ओजस डेल सलाडो भी, ओजोस डेल सलाडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सलाडो का जैसे जिक्र, सलाडो का जिक्र करोगे तो ये जो यानी जागृत ज्वालामुखी है, विश्व में लगभग 500 ज्वालामुखी सक्रिय है। यानी विश्व में कितने सक्रिय ज्वालामुखी है, 500 सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें से हमेशा आग निकलती जाती है। और सबसे ज्यादा जो सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो आपकी परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है, परिप्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व के 2.3 यानी विश्व के 2/3 जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो परिप्रशांत जो पेटी है उसके अंदर पाई जाती है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। प्रशांत महासागर में जिससे हम जिक्र करते हैं, जागृत का जिक्र किया, इटली का एटना का जिक्र करोगे। इसके बाद मैंने स्ट्राम्बोली का जैसे जिक्र किया था, स्ट्राम्बोली इटली का सिसिली द्वीप है, इटली का सिसिली द्वीप है। सिसिली द्वीप के ऊपर जो लिपारी द्वीप है उस द्वीप के ऊपर क्या है, स्थित है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्राम्बोली जो है ये
वैसे तो भूमध्य सागर के अंतर्गत सिसिली द्वीप है, इटली के अंतर्गत आता है, उसके ऊपर लिपारी द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर आपका कौन सा स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। भूमध्य सागर जो आपका है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। इसके अलावा वेरन जो ज्वालामुखी है ये भारत का है भी, यानी भारत व दक्षिणी एशिया का हम जिक्र करते हैं, भारत व दक्षिणी एशिया। तो भारत व दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है, बेरन ज्वालामुखी या बेरन द्वीप पे अंडमान निकोबार का जैसे हम जिक्र करते हैं। स्ट्राम्बोली का जैसे मैंने जिक्र किया, किलाऊ का हम जिक्र करें तो किलाऊ विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे सक्रिय लिखोगे भी, क्या लिखोगे, सबसे सक्रिय, यानी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें पीछे हाल ही में 2018 का हम जिक्र करते हैं। तो किलाऊ जो है ये किलाऊ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था मोना लोआ, ये विश्व का सबसे बड़ा किसमें लिखोगे, क्षेत्रफल में भी, यानी विश्व का सबसे बड़ा आयतन या क्षेत्रफल का जब हम जिक्र करते हैं लगभग 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मैं जिक्र कर रहा था सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, जिसमें से मैंने जिक्र किया था स्ट्राम्बोली का, किलाऊ का, मोना लोआ, कोटापेक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी यानी पर्वतीय ज्वालामुखी जब हम जिक्र करते हैं पर्वतीय ज्वालामुखी, तो पर्वतीय ज्वालामुखी आपका कौन सा, कोटोपेक्सी है। किस देश के अंदर है, इक्वेडोर। महाद्वीप का हम जिक्र करें तो किस महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी इक्वेडोर की जो राजधानी है उसके पास क्या है आपका ये कोटोपेक्सी जो ज्वालामुखी है। इसके बाद में आपको ध्यान हो ओजस डेल सलाडो, ये भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ऊंचा ज्वालामुखी है, ये भी ऊंचा ज्वालामुखी है और खास करके चिली व अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना, तो चिली व अर्जेंटीना की बाउंड्री के ऊपर जो स्थित आपका ज्वालामुखी है वो कौन सा ज्वालामुखी है, वो आपका है ओजस डेल सलाडो। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, मैंने यहीं से जिक्र किया है, और लगभग जो 90% क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ज्वालामुखी से संबंधित वो यहीं से पूछे जाते हैं आपके, या तो फिर आपका कोटोपेक्सी, मोना लोआ, किलाऊ, या फिर आपका जैसे इटली का इटना, स्ट्राम्बोली, ओजस डेल सलाडो और वेरन ज्वालामुखी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जिक्र कर रहे थे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, किसके बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। दूसरा जो ज्वालामुखी आपका कौन सा है, परसुप्त ज्वालामुखी भी, यानी सुसुप्त या परसुप्त ज्वालामुखी जिसको कहोगे भी, कौन सा है, परसुप्त ज्वालामुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से एक बार उद्गार हुआ है और काफी समय तक उसमें से कोई उद्गार नहीं होता, परंतु ये नहीं कह सकते भी उसमें से उद्गार कभी नहीं होगा, ज्वालामुखी उद्गार है कभी भी हो सकता। ऐसे ज्वालामुखी को हम कौन से, परसुप्त ज्वालामुखी के रूप में या निद्रित ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। दूसरा क्या लिखोगे, परसुप्त ज्वालामुखी या फिर निद्रित। निद्रित का मतलब समझते हो, यानी एक बार सोया हुआ है और दोबारा उठ जाएगा, यानी क्या लिखोगे, परसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो होते हैं उद्गार के बाद क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। यानी ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद काफी समय तक शांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, परंतु फिर भी क्या है, ये फट पड़ते हैं, फिर भी इनके अंदर उद्गार हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम किस नाम से जानते हैं, परसुप्त या निद्रित ज्वालामुखी के रूप में जानते हैं। जैसे सो जाते हैं, बाद में कभी न कभार उठ जाते हैं कुंभकर्णी नींद के लिए। ये चीजें भी आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद फिर से काफी समय तक शांत हो जाते हैं और फिर क्या उनमें उद्गार हो जाता है, जिसे इटली का विसुवियस का हम जिक्र करें। यानी कैसे ज्वालामुखी है, तो इटली का जो विसुवियस, तो इटली का जो विसुवियस ज्वालामुखी है
ये ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, निद्रित ज्वालामुखी का उदाहरण है। आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत बार इसमें से उद्गार हुआ है। सबसे पहले 79 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम जो उद्गार हुआ था इसमें, प्रथम उद्गार हुआ था विश्वेश इटली के, वो 79 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में फिर समय समय पर होते रहे हैं। जैसे जिक्र करें इस चीज के बारे में, जिक्र करें 1631 में, 1803 में, बहुत बार यहाँ पर हुए हैं। जैसे मैं 20वीं शताब्दी का ही जिक्र करूँ तो इस चीज में 1927 में उद्गार हुआ था, 1928 में, जैसे जिक्र करें 1929 में। प्रथम जो उद्गार हुआ था वो 79 ईस्वी में हुआ था और इसका सर्वेक्षण किया था पेलने ने भी। किसने? पेलने महोदय ने क्या किया था? इसका सर्वेक्षण किया था विसुवियस का। इसीलिए इसको पेलिनियन ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। यानी विसुवियस जो ज्वालामुखी है इसको लियन ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका सर्वेक्षण करने का काम किया था पेलने महोदय ने। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, एक तो मैंने इटली का विसुवियस का जैसे जिक्र किया, दूसरा जिक्र करोगे आप फ्यूजीनामा भी। क्या लिख करोगे? फ्यूजीनामा। यानी फ्यूजीनामा किस देश के अंदर है? जापान में भी। कहां पर? आपका जापान। तो फ्यूजीनामा भी आपका एक निद्रित या प्रसुप्त ज्वालामुखी का जैसे जिक्र करते हैं उदाहरण है। यानी जापान के अंदर जो फ्यूजीनामा कैसा एक ज्वालामुखी है, तो आप लिखोगे प्रसुप्त या निद्रित ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। और जापान में इसकी पूजा भी होती है भी। क्या होती है? जापान में इसकी पूजा भी होती है। जैसे भारत में हम जिक्र करते हैं, भारत में भी एक ऐसा है, भारत में ज्वालामुखी का जैसे जिक्र करते हैं, ज्वालाजी। तो ज्वालाजी हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम जिक्र करें इंडिया में, वो भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी का क्या है? एक उदाहरण है। वहां पर उसकी पूजा होती है। जैसे भारत में ज्वालाजी की पूजा होती है, उसी तरह से फ्यूजीनामा की जो पूजा होती है वो जापान के अंदर होती है। इसके अलावा भारत में एक और जिक्र करें, नारकोडम। तो नारकोडम जो है अंडमान निकोबार का जैसे हम जिक्र करते हैं, तो नारकोडम जो ज्वालामुखी है, भारत में दो ज्वालामुखी जैसे मैंने जिक्र किया था। एक जिक्र किया था बेरन द्वीप जैसे ज्वालामुखी, बेरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोडम आपका क्या है? निद्रित या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो तीसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी का, वो है मृत ज्वालामुखी। कौन सा बताया था मैंने? मृत ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मृत या फिर शांत। मृत मतलब होता है मरा हुआ। मृत मतलब क्या होता है आपका? मरा हुआ, जो कभी भी जीवित नहीं होगा भी। क्या है? कभी भी जीवित नहीं होगा, कोई संभावना नहीं है। तीसरा प्रकार क्या लिखोगे आप? मृत या फिर शांत। क्या है? शांत ज्वालामुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ज्वालामुखी यानी जिनके भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है भी। क्या लिखोगे? ऐसे ज्वालामुखी जिनके भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, संभावना नहीं है। वो क्या होंगे? आपके मृत या फिर शांत ज्वालामुखी के रूप में जाने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान, ये आपका क्या है? एक ज्वालामुखी है। उसके बाद में जैसे जिक्र करिए वर्मा या म्यांमार का पोपो। ठीक है, म्यांमार का पोपो। तो ईरान का कोहे सुल्तान भी इसका एग्जाम्पल है। और म्यांमार का जब हम जिक्र करते पोपो जो है या पोपा जो है ज्वालामुखी है, ये किसके हैं? मृत या फिर शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये चीजें भी ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं एक एंका का गुआ है, और एक आपका है किलीमंजारो भी। क्या पढ़ोगे आप? किलीमंजारो। ठीक है भी,
ठीक है, ये चीज क्लियर करोगे। यानी इस मृत ज्वालामुखी का जिसे मैंने जिक्र किया था, ऐसे ज्वालामुखी जिनके भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है, जैसे ईरान का कोहे सुल्तान है, म्यांमार का पोपो या पोपा जिसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने किलिमंजारो का जैसे जिक्र किया, एंकागुआ, आपको सभी का ध्यान होना चाहिए। जैसे ईरान का तो मैंने बता दिया, कोहा सुल्तान आप ईरान में पढ़ोगे, पोपो आप पढ़ोगे तो कहाँ पढ़ोगे, म्यांमार में। जबकि एंकागुआ एंडीज पर्वत के ऊपर है, भी एंडीज पर्वत के ऊपर है, और किस महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में भी। कहाँ लिखोगे, दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी का जब हम जिक्र करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी जो आपका रहेगा वो एंकागुआ रहेगा। किलिमंजारो का हम जिक्र करते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में देश का जिक्र करें तो तंजानिया, किस देश में स्थित है ये, तंजानिया के अंदर। देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी किलिमंजारो है, ये भी क्लियर करना आपको। यानी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी क्या है, किलिमंजारो है। और अफ्रीका महाद्वीप का एक ज्वालामुखी भी है, मृत ज्वालामुखी है, वो कौन सा आपका है, किलिमंजारो। ये चीज आपको क्लियर करना है। और किस देश में है आपका, अफ्रीका महाद्वीप, और तंजानिया देश है भी। देश कौन सा आपका, तंजानिया, जिसकी राजधानी क्या है, डोडोमा भी। क्या राजधानी है जिसकी, डोडोमा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज आपको क्लियर करनी चाहिए भी। यानी 3 प्रकार हमने जिक्र किए, और तीनों प्रकार के आपको ज्वालामुखी भी मैंने बताने का प्रयास किया था, और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी किलिमंजारो कहाँ पर है, एंकागुआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, कैसा ज्वालामुखी सक्रिय है, प्रसुप्त है या मृत ज्वालामुखी, यहाँ से ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं विश्व वितरण, हम देखें यानी विश्व वितरण का जब हम जिक्र करते हैं ज्वालामुखी, यानी किस किस क्षेत्र में, किस किस पेटी के अंदर सबसे ज्यादा आपके पाए जाते हैं जो ज्वालामुखी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, परिप्रशांत जो महासागरीय जो प्लेट पेटी है, उस पेटी में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, और उसी पेटी में सबसे ज्यादा क्या आते हैं, आपके ज्वालामुखी भी। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है। यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम जिक्र करें तो 3 पेटी बांटी गई है। यानी किसका जिक्र करें, विश्व वितरण का जब हम जिक्र करते हैं, विश्व वितरण, ठीक है। अभी किस किस क्षेत्र में जो आपके ज्वालामुखी है, आपको ध्यान हो, जैसे आप जिक्र करोगे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप का जैसे आप जिक्र करते हो, एशिया महाद्वीप का आप जिक्र करते हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आप जिक्र करते हो। ये आपका वैसे मैंने ध्यान होना चाहिए, यहां पर भी आपका प्रशांत महासागर है भी। क्या है आपका, प्रशांत महासागर। कल एक बच्चा पूछ रहा था, उसको भी ध्यान हो, प्रशांत महासागर। और इधर भी क्या है आपका, प्रशांत महासागर है भी। क्या है, प्रशांत है महासागर है। ये तो आपका एक मैप है, मैंने मैप के आधार पर बनाए हैं। अगर इसको एक ग्लोब का आप आकार दोगे ना, ग्लोब यानी पृथ्वी गोल है, ग्लोब का आप आधार दोगे तो ये जो हिस्सा, इस तरह आप ग्लोब इसको बढ़ाओगे तो ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर आपके मिल जाएंगे। यानी एशिया महाद्वीप का जो ये हिस्सा है और अमेरिका महाद्वीप का ये हिस्सा, ये आपस में जुड़ जाएंगे और बीच में विश्व का सबसे बड़ा महासागर बनता है प्रशांत महासागर, ठीक है। यानी मैंने फोल्ड करोगे, गोल करोगे यानी मोड़ोगे, तो मोड़ने के बाद में ये प्रशांत महासागर और आपका प्रशांत महासागर इकट्ठा हो जाता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे मैंने जिक्र किया था, यानी 3 प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग 3 जैसे भागों में इसको बांटा है, हम जिक्र करते हैं। तो पहला जो आपका है वो आपका परिप्रशांत महासागरीय भी, यानी पहला कौन सा है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी भी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो मैंने जिक्र किया था, जैसे मोना लोआ का, किलाऊ का जैसे जिक्र किया था, अमेरिका के जैसे मैंने जिक्र किया था, ओजस सलाडो का जैसे जिक्र, एंकागुआ का जैसे जिक्र किया था, कोटोपेक्सी का जैसे जिक्र किया था, यहाँ पर हवाई द्वीप के अंदर, यहाँ पर जैसे और भी अमेरिका के बहुत से द्वीप है, वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। भूकंप भी यहीं पर आते हैं और ज्वालामुखी भी यहीं पर। तो पहली जो आपकी है प्रशांत महासागरीय
जो पेटी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। विश्व के 2/3 जो ज्वालामुखी उद्गार सबसे ज्यादा कहीं होते हैं तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर। उसके बाद में फिर आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी आ जाती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में ये जो हिस्सा आ जाता है, यानी भारत के जो आते हैं, अब भारत के मैंने जिसे जिक्र किया है ये आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं। यानी दूसरा नंबर क्या लिखोगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी, जिसमें से आपके इटली के एटना है, स्ट्राम्बोली है, विस्वेस जैसे ये सभी के सभी ज्वालामुखी जो आपके आते हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक फिर मध्य अटलांटिक पेटी है भी, यानी 3 नंबर क्या लिखोगे आप है, मध्य अटलांटिक पेटी है। और ये आपकी मध्य अटलांटिक पेटी है, यहां पर जैसे जो आपके ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो तीनों को भागों में इसको बांटे हैं। इसके बाद में कुछ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिनके बारे में भी हमें चर्चा होना चाहिए। यानी विषुव वितरण का जिक्र करिए तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी, उसके बाद में आप मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, आपके ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। सबसे ज्यादा का हम जिक्र करें भी किस एक पेटी का अगर जिक्र करें तो एक पेटी का आप जिक्र करोगे परिप्रशांत महासागर। इसके अलावा तो बहुत सी छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर भी बांट सकते हैं, जैसे अफ्रीका के भी अलग अलग क्षेत्रों का हम जिक्र कर सकते हैं। ये तो आपकी थी मैंने जिक्र। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वो भी बहुत रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जिसे जिक्र करें। जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है, ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं उसको पृथ्वी का क्या कहेंगे, सुरक्षा वाला, ठीक है नी। यानी एक नंबर क्या क्वेश्चन बनता है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार जो है, इस उद्गार को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा वालव कहा जाता है, सुरक्षा वालव, ठीक है भी। यानी सुरक्षा वालव इसलिए कहा जाता है भी ज्वालामुखी उद्गार होता है, धरती के अंदर जो ताप है, इतनी पिघली हुई जो मेघमा है वो बाहर निकल जाता है, सुरक्षा होती है पृथ्वी की, किसकी सुरक्षा होती है। तो पृथ्वी का सुरक्षा वालव किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी उद्गार को। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो सक्रिय ज्वालामुखी विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। हवाई द्वीप का जैसे मैंने जिक्र किया था, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलाऊ है। और विश्व का सबसे बड़ा, जैसे बड़ा ज्वालामुखी का हम जिक्र करें तो बड़ा ज्वालामुखी जो आपका रहेगा, ज्वालामुखी, तो बड़ा ज्वालामुखी बोलोगे आप ओजस डेल सलाडो, ठीक है भी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी आपका किलाऊ है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो आपका है, यानी बड़ा का मतलब है ऊंचाई के आधार पर ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं, ऊंचाई के आधार पर या समुद्र तल के आधार पर जैसे ले तो कौन सा आपका ओजस डेल सलाडो है। दक्षिणी अमेरिका जिसे मैंने आपको जिक्र किया था, दक्षिणी अमेरिका में। और देशों का जैसे जिक्र करें, चिली और अर्जेंटीना जो आपके देश हैं, उन देशों की बाउंड्री के ऊपर स्थित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पूछिए आपसे विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी भी, यानी मृत ज्वालामुखी का जिक्र करें, बड़ा मृत ज्वालामुखी अगर जिक्र करिए तो मृत ज्वालामुखी आपका एंकागुआ भी, एंकाकागुआ है। और आपको ध्यान हो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है एंकाकागुआ, और एंकाकागुआ जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय पूछे तो आपको किलाऊ है, बड़ा जैसे ऊंचाई में पूछे तो ओजस डेल सलाडो है। और अगर जिक्र करें मृत ज्वालामुखी सबसे बड़ा तो कौन सा है, एंकागुआ। और क्षेत्रफल में अगर हम जिक्र करें भी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा या आयतन में सबसे बड़ा है तो मोना लोआ भी, ठीक है भी, मोना लोआ है, हवाई द्वीप के अंदर, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत का जिक्र करिए, ज्वालामुखी पर्वत का जैसे जिक्र करिए, यानी चोटी के ऊपर जो स्थित है, तो वो आपका है कोटोपेक्सी भी। क्या है आपका, कोटोपेक्सी है। और कोटोपेक्सी किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये भी आपका दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत
इक्वेडोर में भी। कहाँ जिक्र करोगे आप? इक्वेडोर के अंदर। यानी ज्वालामुखी जो पर्वत के ऊपर जो स्थित है ज्वालामुखी, वो कोटोपेक्सी है इक्वेडोर, यानी इक्वेडोर की राजधानी क्विटो के पास जो आपका कौन सा है ज्वालामुखी है, वो आपका है इक्वेडोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके अलावा जैसे एक मैंने जिक्र किया था बीच में, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील किसका उदाहरण है? विक्टोरिया झील काल्डेरा झील का उदाहरण है, काल्डेरा। देखो मैंने जैसे जिक्र किया था, अगर छोटा जलाशय बने तो उसको क्रेटर झील के रूप में जाना जाता है, और बड़ी झील का एक रूप ले ले तो उसको किस नाम से? काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील, जहां से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है, नील नदी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था भी, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार किस क्षेत्र में होते हैं? यानी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार किस क्षेत्र में होते हैं? तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार है परिप्रशांत महासागरीय परिमेखला। ठीक है, परिप्रशांत मेखला लिखते हो इसको, ठीक है भी। यानी परिप्रशांत मेखला के अंदर सबसे, यानी परिप्रशांत जो पेटी है उस पेटी के अंदर सबसे ज्यादा क्या है आपके ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया था इस चीज के। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी। इतनी देर तो हम जिक्र कर रहे थे पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी, सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ज्वालामुखी का जिक्र करें तो ये आपका मंगल ग्रह के ऊपर है भी। किस ग्रह के ऊपर है? मंगल ग्रह के ऊपर है, ओलंपस मास पे, ओलंपस मास। तो ओलंपस मास जो है आपका, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने एक बार पहले पर्वतों का जैसे जिक्र किया था, उस समय भी आपको बताया था भी ऐसे है। यानी पूरे सौरमंडल का जिक्र करें, पृथ्वी और सूर्य और उसके परिवार का जब हम जिक्र करते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर कोई ज्वालामुखी नहीं है, कोई ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है भी। जैसे मरुस्थल का हम जिक्र करेंगे तो पढ़ेंगे भी, विश्व का यूरोप ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कोई मरुस्थल नहीं है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक चैप्टर था जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, ज्वालामुखी के बारे में, यानी पृथ्वी के अंतर्जात बल के अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी, जिसमें से आज का जो आपका टॉपिक था वो ज्वालामुखी से संबंधित था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। नील नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सी झील है? यानी एक जो क्वेश्चन आपका बनेगा, नील नदी का उद्गम क्षेत्र, यानी नील नदी किस झील से निकलती है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, इक्वेडोर की राजधानी क्या है? यानी इक्वेडोर जो एक देश है उसकी राजधानी क्या है? इनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।